तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलुलॉइड सीज। मैं अभी आ रहा हूँ कूली देखकर, एंड द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज दैट इट्स एन ओके फिल्म। ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट इज़ स्ट्रिक्टली मिड एंड बेसिक। फ्रैंकली फिल्म बुरी नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट आई वॉज टू ओवर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। द रीज़न वॉज इट वॉज डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज, एंड लेट मी कन्फेस, आई जस्ट लव लोकेश। जिस तरह से वो कहानी को सेटअप करते हैं, वो चाहे मानागारम हो, कैथी हो, विक्रम हो, मास्टर हो या लियो हो, उसमें लोकेश का एक अपना सिग्नेचर होता है। एंड द पे ऑफ दैट हैपेंस इन द सेकेंड हाफ इज एन आर्ट जो उन्होंने ऑलमोस्ट परफेक्ट कर लिया है। तो व्हेन इट वाज अनाउंस्ड दैट रजनीकांत लोकेश के साथ फिल्म बना रहे हैं, तो naturally I was very excited, and the announcement teaser was also very unique. The hype for this film was real, as one of the most promising mass directors of Tamil cinema was joining hands with Mr. Rajnikant. As a fan of both Rajnikant and Lokesh Kanagaraj, I was too hyped up. But sadly, I have to confess, it fell well short of expectation. चलिए बिना स्पॉयलर्स के कहानी के बारे में बात करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेन विलेन साइमन और उसके पोर्ट के बिजनेस के बारे में बताया जाता है। कैसे वो इस बिजनेस का यूज करके अपना इल्लीगल साम्राज्य को चलाता है। इसी बीच हमें साइमन के राइट हैंड मैन दयाल के बारे में भी बताया जाता है। इसके बाद एंट्री होती है देवा की, जो कि चेन्नई में एक बोर्डिंग हाउस चलाने वाला आदमी है। उसे अपने दोस्त राजशेखर की मौत की खबर मिलती है, एंड थोड़े टाइम बाद उसे ये समझ आता है कि उसकी मौत नेचुरल नहीं है, एंड देयर आर सीक्रेट्स दैट ही नीड्स टू फाइंड आउट। देवा फिर उसकी मौत की सच्चाई ढूंढने निकलता है। आगे की कहानी में देवा साइमन की गैंग में घुसता है, एंड देन ही ट्राइज टू फाइंड आउट कि उसके दोस्त राजशेखर को किसने मारा। एंड आगे ये भी पता चलता है कि देवा का साइमन से भी पुराना हिसाब किताब है दैट ही नीड्स टू सेटल। अब ये तो थी बेसिक कहानी की बात। अब बात करते हैं कि फिल्म में क्या अच्छा था और क्या और बेहतर हो सकता था। द पॉजिटिव्स। रजनीकांत स्क्रीन प्रेजेंस। अगर कोई आदमी 74 की एज में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट पूरे तरीके से अपने कंधे के ऊपर कैरी कर सकता है, तो वो सिर्फ रजनीकांत ही हो सकते हैं। लोकेश ने हर फ्रेम में रजनीकांत को प्रॉपर मास रिप्रेजेंटेशन दी है। उनकी सिग्नेचर वॉक, उनकी बीड़ी जलाने का स्टाइल, उनका हंसने का तरीका, हर एक चीज उनके स्वैग को इनहेंस करती है। अनिरुद्ध म्यूजिक। आई डोंट नो हाउ ही डज इट, बट ही डज इट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फिल्म देखते हुए कई बार आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रही है, पर उसी समय अनिरुद्ध का म्यूजिक फिल्म को बूस्ट देने का काम करता है। द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म इज वन ऑफ द मेजर एसेट्स ऑफ दिस मूवी। हालांकि मुझे इस फिल्म के गाने उतने पसंद नहीं आए, मगर फिल्म का बीजीएम काफ़ी तगड़ा था। सोबिन साहिर एज दयाल। वो एक मीम चलता है ना, दैट वी प्रिपेयर्ड फॉर एक्स एंड वाई केम आउट ऑफ सिलेबस। सेम हैपेंड विद सोबिन साहिर्स कैरेक्टर। We were mentally prepared for watching Nagarjuna as the villain, but the villainous act that was shown by Sobin was outstanding. That was the surprise package of the film, and he literally outshined every other actor in this movie. Now let's talk about the not so positive pointers. Too many plot holes. आप जब लोकेश कनगराज की फिल्म देखते हो तो आपको पता होता है कि हर एक चीज कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर एक पे ऑफ देगी। बट इस फिल्म में देर आर अ लॉट ऑफ ओपन थ्रेड्स दैट जस्ट गो अनआंसर्ड। देर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स जिनके एक्शंस जस्टिफाई नहीं होते। देर आर टू मेनी प्लॉट होल्स दैट आर डिफिकल्ट टू इग्नोर। आप जब फिल्म देखोगे तो आप समझ जाओगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। वीक विलन। Honestly, there was so much hype about Nagarjuna playing the main villain in the movie, and he was doing it for the first time in his entire career. बट अगर हम इंटरवल के पॉइंट पर कुछ सीन्स को हटा दें, तो आपको उनका ड्रेड कहीं पर भी पूरी पिक्चर में फील ही नहीं होता है। आई फील ही वॉज वेरी अंडर यूटिलाइज्ड इन दिस मूवी। उससे ज़्यादा टेरर तो सोबिन साहिर अपनी एक्टिंग से जनरेट कर देते हैं। ऑनेस्टली सोबिन इज अ ट्रीट टू वॉच इन दिस मूवी। फोर्स्ड अननेसेसरी कैमियोज। जब ये अनाउंस हुआ था कि इस फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है, एंड इसमें इंडिया की ऑलमोस्ट हर बड़ी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ना कोई बड़ा स्टार लिया गया है, मैं बस यही होप कर रहा था कि इसका रायता ना फैल जाए। और जिसका डर था वही हुआ।
उपेंद्र को इस फिल्म में इतना छोटा इररेलेवेंट कैरेक्टर दिया गया है जिसका पूरी फिल्म में कोई रेलेवेंस नहीं है। वो सेकंड हाफ के भी सेकंड हाफ में आते हैं एंड इवन इफ आप उनको फिल्म से हटा दो तो उससे स्टोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपेंद्र जैसे एक्टर के लिए इट वाज जस्ट नॉट जस्टिफाइड। और आमिर खान के कैमियो की जितनी कम बात करूं उतना बेहतर होगा। I felt Lokesh wanted to do a Rolex again, but it just did not land with Amir's character and getup. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी, पर ये भी सच है कि आपका दिल सबसे ज़्यादा वहीं टूटता है जहां आप ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हो। आई नो ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर लेगी फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव, बट आई बैडली वांट लोकेश टू मेक अ कमबैक टू हिज ट्रू सेल्फ. His first 3-4 films were genre defining, where he showed us what Lokesh's version of cinema is. अब लोकेश को समझना पड़ेगा that fans want his storytelling above and beyond the star power. I hope he understands that and makes a strong comeback. Now, this is my review of Coolie. आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से एकदम अलग हो सकता है, which is completely fine as we are here to discuss cinema, so every opinion is welcome. रिव्यू अच्छा लगा तो सब्सक्राइब टू सेलुलॉइड सेज एंड फॉर मोर सच फन वीडियोस ऑन सिनेमा एंड इट्स इम्पैक्ट कीप वॉचिंग सेलुलॉइड सेज. पीस आउट.